मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों के लिए है। डेमोग्राफी पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जनांकिकी का अर्थ क्या है और इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफी, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कि मानव किसी भी चीज़ का जो भी अध्ययन करता है वो अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए करता है। तो इस तरह से प्राचीन समय से लेके अब तक जैसे जैसे आर्थिक विकास होता गया, मानव का विकास होते गया, वैसे वैसे उसकी जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति है वो बढ़ती गई और धीरे धीरे करके अध्ययन का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बढ़ने लगा। अध्ययन के सब्जेक्ट मैटर में नए नए सब्जेक्ट ऐड होने लगे, नए नए इसका स्कोप ऐड होने लगा। तो इस तरह से ही हम लोग देखेंगे कि ये जो जनांकिकी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, डेमोग्राफी के बारे में हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो ये भी प्रमुख रूप से जनसंख्या से संबंधित है और किस तरह से मानवीय जिज्ञासा के चलते जनसंख्या से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाने लगा, इसका स्टडी किया जाने लगा और धीरे धीरे करके ये एक पेपर के रूप में, एक विषय वस्तु के रूप में डेवलप हुआ। तो आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि डेमोग्राफी है, इसका अर्थ क्या है और इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो डेमोग्राफी जो है ये ग्रीक भाषा से बना है। इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, डेमो प्लस ग्राफी, तो डेमो का अर्थ होता है जनता और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। अर्थात डेमोग्राफी का अर्थ हुआ जनता के विषय में लिखना। और ये जो डेमोग्राफी जो वर्ड है इसका सबसे पहला प्रयोग फ्रांसीसी अर्थशास्त्री असीले गुइलार्ड ने 1855 ईस्वी में किया था। उसके बाद से धीरे धीरे ये शब्द जो है वो प्रचलन में आने लगा। तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि बहुत पहले समय से ही, प्राचीन समय से ही जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े एकत्रित किए जा रहे थे तो उसमें मेन उसका उद्देश्य था कि जनसंख्या का अध्ययन करना या जनगणना करना। तो डेमोग्राफी की शुरुआत कहाँ से हुई, जनांकिकी की शुरुआत कहाँ से हुई? व्यक्ति सबसे पहले या कोई संस्था ये जानने का प्रयास किया कि चलो जनगणना करते हैं, व्यक्तियों की गणना करते हैं। तो व्यक्तियों की गणना करने के लिए उन्होंने जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित किए। लेकिन वर्तमान समय में जनगणना केवल करने के लिए ही जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्रित नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे अब जैसे जनगणना होती है तो उसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जनसंख्या का आकार कितना है, जनसंख्या की संरचना कैसी है और जनसंख्या का विवरण किस तरह से है। तो इस तरह से जनसंख्या की संरचना, उसका आकार और उसके विवरण के बारे में जो सांख्यिकीय विधियों की मदद से जो विश्लेषण किया जाता है या जो गणितीय विश्लेषण किया जाता है, तो इसके आधार पर जनसंख्या का जो है वो स्टडी होने लगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या से संबंधित जो बातों का जो अध्ययन होता है ये एक पूरा विषय के रूप में अपने आप को सामने लेके आता है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जनसंख्या संबंधी जो बातों का अध्ययन होता है ये एक पूरा विषय अपने आप बन जाता है और इस विषय को हम लोग डेमोग्राफी की संज्ञा देते हैं, इसे हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब डेमोग्राफी की परिभाषा के बारे में बात आती है तो हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि समाजशास्त्री हो
या अर्थशास्त्री हो या आपका भूगोल शास्त्री हो, ये लोग जनसंख्या को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे सिंपली अगर हम लोग बात करें कि एक अर्थशास्त्री वो जनसंख्या को किस रूप में देखता है, तो एक अर्थशास्त्री जो है वो जनसंख्या को देखता है कि श्रम की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लेबर, इतना अधिक जनसंख्या, इसका मतलब श्रम की पूर्ति इतनी अधिक होगी, इस तरह से जनसंख्या को देखेगा। या तो फिर जनसंख्या को वो उपभोक्ता के रूप में देखेगा कि इतनी अधिक जनसंख्या है तो इतने अधिक उपभोक्ता कंज्यूमर होंगे और इतने सारे वस्तुओं का वो उपभोग करेंगे, तो इस रूप में वो देखता है। तो इस तरह से जनांकिकी का अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र में भी होता है, या अर्थशास्त्र का भी एक अंग है। जनसंख्या का अध्ययन सामाजिक शास्त्र के अंतर्गत भी होता है, वहाँ पर जनसंख्या के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि जो जीवशास्त्री हैं या जो भी भूगोल शास्त्री हैं वो ये देखते हैं कि पृथ्वी पर जनसंख्या का भार कितना है और इसका जो जैविक तथ्य है इसके बारे में वो अध्ययन करता है, इसके बारे में वो जानने का प्रयास करता है। तो अलग अलग जो भी अर्थशास्त्री हैं या समाजशास्त्री हैं या जीवशास्त्री हैं, तो ये लोग जनसंख्या को अलग अलग ढंग से देखने का प्रयास करते हैं और प्रत्येक ने जनसंख्या से संबंधित अपने अपने विचार दिए हैं, अपनी अपनी विषय को इसमें समावित करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या के बारे में जो परिभाषा देना है, जनांकिकी के बारे में जो परिभाषा देना है वो बहुत सरल नहीं है। तो यहाँ हम लोग आज के इस क्लास में जो जनांकिकी की परिभाषा के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ हम लोगों ने कुछ जनांकिकी विदों की परिभाषाएं ली हैं। जो लोग जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो कुछ प्रमुख जनांकिकी विदों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक परिभाषाओं के बारे में चर्चा करना संभव नहीं है, तो हम लोग उन कुछ चुने हुए परिभाषाओं को ही हम लोग लेंगे। तो सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोग क्या करेंगे कि जनांकिकी से संबंधित जो भी परिभाषा है उसको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक है संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषा, जिसमें जनांकिकी से संबंधित संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, और हम लोग दूसरा देखेंगे विस्तृत दृष्टिकोण वाली परिभाषा, व्यापक दृष्टिकोण वाली परिभाषा। तो सबसे पहले हम लोग संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषा के अंतर्गत जनांकिकी के परिमाणात्मक पहलू को सम्मिलित किया गया है और इसमें जीवन समंकों के अध्ययन और विश्लेषण में सांख्यिकीय विधियों को महत्व प्रदान किया गया है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषा के अंतर्गत जो भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो 5 प्रमुख कारक हैं, जैसा प्रजनन, विवाह, मृत्यु, प्रवास और सामाजिक गतिशीलता, इन 5 कारकों का जो अध्ययन है वो प्रमुख रूप से 2 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा। एक होगा कि जनसंख्या की संरचना कितनी है और दूसरा समय अनुसार इसमें परिवर्तन किस ढंग से हुए हैं, तो इसके बारे में यहाँ अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग 5 कारकों के बारे में बात करते हैं, जैसा प्रजनन, विवाह, मृत्यु, प्रवास और सामाजिक गतिशीलता, तो इन 5 कारकों के माध्यम से जनसंख्या के आकार का निर्धारण कैसे होता है, इसका प्रादेशिक वितरण कैसे होता है और संरचना का निर्धारण कैसे होता है, ये किस प्रकार सामाजिक रूप से गतिशील रहते हैं, तो इन सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हम लोग ये पाते हैं कि जनसंख्या जो है वो प्रायः गतिशील रहता है, किसी न किसी दिशा में वो गतिशील रहता है, या तो जनसंख्या में वृद्धि होती रहेगी या जनसंख्या में कमी होती जा सकती है। तो जनसंख्या में जो गतिशीलता है, जो परिवर्तन है, वो किस प्रकार हो रहा है। तो जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है वो अल्पकाल में ही स्थिर रहता है,
लेकिन दीर्घकाल में ये परिवर्तन जो है वो अस्थिर रहता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन सब के माध्यम से संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं को एक्सप्लेन करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस जनानकीकी विद ने किस प्रकार जनानकीकी की परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि असीले गुइलार्ड ने, जिन्होंने सबसे पहले डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग किया है, तो असीले गुइलार्ड ने जनानकीकी की क्या परिभाषा दी है। तो उनके अनुसार जनानकीकी जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। तो यहाँ पर असीले गुइलार्ड कहते हैं कि जनानकीकी में हम लोग क्या जानते हैं, जनानकीकी जो है हमें बताता है कि जनसंख्या की सामान्य गति के बारे में बताता है कि जनसंख्या में किस तरह से वृद्धि हो रही है, इसमें किस तरह से भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं और किस तरह से बौद्धिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो इन सारे परिवर्तनों का वो एक गणितीय ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, एक गणितीय ज्ञान देते हैं। तो ये असीले गुइलार्ड की परिभाषा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लिवासियर ने क्या कहा है। लिवासियर ने कहा है कि जनानकीकी साधारणतः जनसंख्या का विज्ञान है, जो मुख्यतः जन्मों, विवाहों, मृत्युओं तथा जनसंख्या के प्रवासों की गति को सुनिश्चित करने के साथ ही साथ उन नियमों की खोज करने का भी प्रयास करता है जो इन गतियों का नियमन करते हैं। तो लिवासियर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। वो क्या कहते हैं जनानकीकी के बारे में। वो सबसे पहली बात कहते हैं कि जनानकीकी जो है वो जनसंख्या का विज्ञान है, जनसंख्या से संबंधित ये विज्ञान है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या बातों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से यानी कि जनानकीकी में मुख्य रूप से जन्मों के बारे में यानी और मृत्युओं के बारे में, विवाह और जनसंख्या के प्रवासों की गति यानी कि जनसंख्या कहाँ से कहाँ प्रवास करती है, यही जो प्रमुख कारक हैं, इनमें जो भी गति होती है, इन गति से संबंधित ये नियमों की खोज करता है, ये बताया है। यह जनानकीकी के अंतर्गत इन गतियों का नियमन करते हैं। तो यहाँ लिवासियर भी जो है वो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले इन 5 कारकों के गति के बारे में ही बोलते हैं कि इन गतियों, इनमें किस नियम के तहत गति होती है और इसका नियमन कैसे होता है, ये वो बताते हैं। तो वो लिवासियर जो है वो जीवन समंकों को भी इसमें जोड़ते हैं और साथ ही वो जनानकीकी के जो ऐतिहासिक महत्व है उस पर भी वो प्रकाश डालते हैं। तो ये लिवासियर की परिभाषा की खासियत है। आगे हम लोग देखेंगे कि बेंजामिन बी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है। तो बेंजामिन बी ने कहा है कि जनानकीकी सामूहिक रूप में मानव जनसंख्या की वृद्धि, विकास तथा गतिशीलता से संबंधित अध्ययन है। तो बेंजामिन बी ने कहा है कि जनानकीकी के अंतर्गत क्या जाता है, सामूहिक रूप से मानव जनसंख्या की वृद्धि यानी कि मानव जनसंख्या में कैसे वृद्धि हो रही है, इसके बारे में वो बताते हैं। मानव जनसंख्या का विकास कैसे हो रहा है वो इसके बारे में बताते हैं और साथ में गतिशीलता से संबंधित अध्ययन यानी कि जनानकीकी के अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में विकास और इसमें गतिशीलता, जनसंख्या में जो चेंजेस हो रहा है, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ये बेंजामिन बी का कहना है। आगे हम लोग देखेंगे कि विपल जी सी क्या कहते हैं। विपल जी सी का कहना है कि जनानकीकी वह विज्ञान है जो मानव पीढ़ी, उसकी वृद्धि, ह्रास तथा मृत्यु का सांख्यिकीय पद्धति से अध्ययन करता है। तो यहाँ पर विपिल जी सी जो है ये भी जनानकीकी को एक विज्ञान मानते हैं और ये बताते हैं कि मानव पीढ़ी जो है
वो मानव पीढ़ी में किस प्रकार वृद्धि हो रही है, मानव पीढ़ी का ह्रास कैसा हो रहा है, मृत्यु हो रही है। तो सांख्यिकीय पद्धति से इसका अध्ययन करता है। स्टैटिस्टिकली ये कैलकुलेशन करके बताता है कि इसमें चेंजेस किस ढंग से हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मेयर जी इन्होंने क्या कहा है। तो मेयर जी के अनुसार जनांकीकी जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता का सांख्यिकीय विश्लेषण है, जिसके अंतर्गत जनगणना एवं जैविक घटनाओं का पंजीकरण किया जाता है तथा इस प्रकार जनगणना एवं पंजीकरण से प्राप्त मौलिक आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या की दिशा एवं गतिशीलता का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। तो यहाँ मेयर जी जो हैं वो जनांकीकी के बारे में बोलते हैं कि जनांकीकी जो है सबसे पहले जनसंख्या की दशा के बारे में बताता है और उसकी गति के बारे में बताता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनांकीकी जनसंख्या की दशा और उसकी गति के बारे में बताता है, और इस तरह से ये दशा और गति इसका सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि इसकी दशा में परिवर्तन कैसे हो रहा है और इसमें गति किस तरह से हो रही है। तो इसका ये एक सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। फिर वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत यानी कि जनांकीकी के अंतर्गत जनगणना एवं जैविक घटनाओं का पंजीकरण किया जाता है। जनगणना तो किया ही जाता है प्रत्येक 10 साल में एक बार, उसका अध्ययन भी जनांकीकी के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ साथ जैविक घटनाएं, जैविक घटनाओं के अंतर्गत जैसे कि जन्म और मृत्यु, तो ये सारी जैविक घटनाएं हैं। तो इन जैविक घटनाओं का पंजीकरण किया जाता है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो भी उसका जन्म पंजीकरण कराया जाता है। किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु का भी पंजीकरण कराया जाता है। तो इस तरह से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जो है ये जैविक घटनाएं हैं। तो इन जैविक घटनाओं का पंजीकरण किया जाता है। तो इस तरह से इन जैविक घटनाओं के पंजीकरण से मौलिक आंकड़े प्राप्त होते हैं। पता चलता है कि एक साल में कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने लोग मरे हैं। तो इस तरह से कुछ मौलिक आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं मौलिक आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या की दिशा एवं जनसंख्या की गतिशीलता का सांख्यिकीय विश्लेषण जो है उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ मेयर जी बहुत ही सुंदर ढंग से बताते हैं कि किस तरह से पंजीकरण के माध्यम से भी हम लोग जैविक घटनाओं का जो है सांख्यिकीय विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ मेयर जी ने क्या कहा है कि उन्होंने जनांकीकी को एक प्रकार से मानव जीवन का लेखा जोखा करने वाली एक पद्धति माना है। मानव जीवन का लेखा जोखा दैट मीन्स कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोग मर गए। तो इस तरह से मानव जीवन का लेखा जोखा मानने वाली लेखा जोखा करने वाली पद्धति के रूप में उन्होंने सांख्यिकी को लिया है। और हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत वो जनसंख्या और जो भी जनसंख्या से प्रमुख जो भी जैविक घटनाएं हैं तो उन जैविक घटनाओं का नियमित अध्ययन किया जाता है। उन जैविक घटनाओं का विश्लेषण भी होता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम लोग परिभाषा की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो परिभाषा है वो PR कॉक्स की है। तो PR कॉक्स ने क्या कहा है। PR कॉक्स के शब्दों में हम लोग देखते हैं कि जनांकीकी वह विज्ञान है जिसमें मानव जनसंख्या के अध्ययन में सांख्यिकीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है तथा यह मुख्यतः जनसंख्या के आकार, वृद्धि अथवा ह्रास,
जीवित व्यक्तियों की संख्या तथा अनुपात, किसी क्षेत्र विशेष में जन्मे तथा मृत्यु ऐसे फलनों की माप जैसे प्रजननशीलता, मृत्यु तथा विवाह दरों से संबंधित है। तो यहाँ PR कॉक्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, तो उनका कहना है कि जनांकिकी के अंतर्गत जो है मानव जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है और मानव जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है और सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के द्वारा मुख्यतः जनसंख्या के आकार, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का पता लगाया जाता है, जीवित व्यक्तियों की संख्या या उनका अनुपात प्राप्त किया जाता है, किसी खास क्षेत्र में कितने जन्म हुए हैं, कितने मृत्यु हुई हैं, इनका भी पता लगता है, प्रजननशीलता का भी अध्ययन होता है और साथ में विवाह दरों से भी संबंधित है। इसीलिए अभी वर्तमान में सरकार ने विवाह का पंजीकरण को भी अनिवार्य कर दिया है कि विवाह का पंजीकरण जो है वो भी अनिवार्य है, करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जनांकिकी से संबंधित जो आंकड़े हैं वो सामने आए। तो इस तरह कॉक्स ने जनांकिकी के अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों पर प्रकाश डाला है और उन्होंने सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह से जनसंख्या से संबंधित समंकों का अध्ययन एवं विश्लेषण जनांकिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ये है जनांकिकी से संबंधित संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं। अब हम लोग बात करेंगे कि जनांकिकी से संबंधित जो व्यापक दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं हैं तो वो क्या हैं। तो व्यापक, जैसे हम लोगों ने देखा कि संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषा में जनसंख्या का परिमाणात्मक अध्ययन और सांख्यिकीय विधियों को फोकस किया गया है मुख्य रूप से। तो व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या होता है, व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या के परिमाणात्मक पहलुओं के अध्ययन के साथ साथ इसके गुणात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। और जो इसका व्यापक दृष्टिकोण वाली जो परिभाषा है ये जनांकिकी को एक बहुत बड़े, विस्तृत और व्यवहारिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से हाउजर एवं डंकन, थॉम्पसन एवं लेविस, इनकी परिभाषाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउजर एवं डंकन उन्होंने जनांकिकी के संबंध में क्या परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि जनांकिकी जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण, गठन व उनमें परिवर्तन और इन परिवर्तनों के घटक जो कि जन्म, मृत्यु, क्षेत्रीय गमन एवं सामाजिक गतिशीलता के रूप में जाने जाते हैं का अध्ययन करता है। तो यहाँ हाउजर एवं डंकन ने किन किन चीज़ों को लिया, अपनी परिभाषा में किन किन तत्वों को इंक्लूड किया, मिलाया। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हाउजर एवं डंकन ने सबसे पहले जनसंख्या के आकार को लिया है कि जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय वितरण को लिया है कि जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण किस ढंग से हो रहा है, इसको उन्होंने लिया है। और जनसंख्या में जो क्षेत्रीय वितरण हुआ है उसका गठन किस तरह से हुआ है, उसमें परिवर्तन किस तरह से हुआ है और इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में भी उन्होंने कहा है, जैसा कि जन्म, मृत्यु और जो प्रवास है, यानी कि एक क्षेत्र से व्यक्ति दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं। इसके साथ साथ जो सामाजिक गतिशीलता होती है, स्तर में जो परिवर्तन होते हैं, तो उन सभी रूपों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है या उन सारी बातों का अध्ययन किया जाता है।
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हाउज़र एवं डंकन ने जो जनसंख्या को प्रभावित करने जो प्रमुख कारक है उनको तो लिया ही है, उसके साथ साथ उन्होंने क्षेत्रीय एवं सामाजिक गतिशीलता को भी इंक्लूड किया है। तो इस तरह से हाउज़र एवं डंकन ने जनांकिकी के परिमाणात्मक पहलुओं के साथ साथ उसके गुणात्मक पक्षों को भी लेने का प्रयास किया है, क्योंकि जो परिमाणात्मक पहलू है या जो हम लोग को परिमाणात्मक संरचना हम लोग जिसे बोल सकते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, उसके अंतर्गत जनसंख्या का आकार, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम लोग गुणात्मक पक्ष की ओर बात करते हैं तो गुणात्मक पक्ष के अंतर्गत जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। तो इस तरह उन्होंने यानी कि हाउज़र एवं डंकन ने सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन पर भी विशेष बल दिया है, ये उन्होंने कहा है, क्योंकि सामाजिक गतिशीलता बहुत इम्पोर्टेंट है जनसंख्या में परिवर्तन करने के लिए, जनसंख्या में परिवर्तन लाने के लिए। जैसे अगर सिर्फ जन्म दर, मृत्यु दर और क्षेत्रीय गतिशीलता की बात करें तो इनके वजह से जनसंख्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएंगे, लेकिन अगर सामाजिक स्तर में परिवर्तन हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि अविवाहित जो है उनका विवाह हो जाता है, तो इससे भी जनसंख्या में वृद्धि होने की उम्मीद बढ़ जाते हैं। कोई विधवा हो जाता है या विधुर हो जाता है, तो इससे जनसंख्या थोड़ी कम हो सकती है, मतलब चांसेस घटता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगार से कोई रोजगार में लग जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के चलते भी जनसंख्या जो है वो प्रभावित होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाउज़र एवं डंकन ने किस तरह से जनसंख्या के परिमाणात्मक पहलुओं के साथ साथ गुणात्मक पहलुओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अब हम लोग नेक्स्ट परिभाषा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट परिभाषा पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट परिभाषा में हम लोग देखेंगे कि थॉमसन और लेविस ने उन्होंने क्या कहा है। तो थॉमसन और लेविस ने जनांकिकी के बारे में जो कहा है वो कहा है कि जनांकिकी के अंतर्गत वर्तमान समय की जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण में ही नहीं बल्कि समय समय पर इन पक्षों में हो रहे परिवर्तनों एवं इन परिवर्तनों के कारणों में भी है। यानी कि जनसंख्या का जो हम लोग जनांकिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे उसमें केवल वर्तमान समय में जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण के बारे में ही हम लोग बात नहीं करेंगे, बल्कि समय समय पर इन पक्षों में हो रहे परिवर्तन के बारे में भी हम लोग बात रखेंगे। यह इन पक्षों में हो रहे परिवर्तन का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ जो हम लोगों ने देखा कि थॉमसन और लेविस ने अपनी परिभाषा में किन किन पक्षों को सम्मिलित किया है। तो सबसे पहले इन्होंने जनसंख्या के आकार को लिया है कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का आकार कितना है, इसका अध्ययन जनांकिकी के अंतर्गत किया जाएगा, ये उन्होंने कहा। और इसमें उन्होंने देखा कि किसी भी क्षेत्र में कितने व्यक्ति हैं, कितने समूह हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में कितने व्यक्ति या समूह की जनसंख्या में परिवर्तन कितना हो रहा है, कितने हैं व्यक्ति और कितने परिवर्तन हो रहे हैं। तो इस तरह से जनसंख्या का आकार में क्या चेंजेस हो रहा है इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या की संरचना।
जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में, किसी विशिष्ट जनसंख्या में किस तरह के व्यक्ति रहते हैं। यानी कि जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर बच्चे कितने हैं, वयस्क कितने हैं, और जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो कितने हैं। तो इस तरह से कार्यशील जनसंख्या कितना है। तो इस तरह जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत हम लोग को अलग अलग कैटेगरी में जनसंख्या के बारे में पता चलता है कि अलग अलग कैटेगरी में कितनी कितनी जनसंख्या है। तीसरी बात जिसके बारे में वो बताते हैं, यानी कि थॉमसन और लेविस जो हैं वो बताते हैं, वो ये है कि इसके अंतर्गत यानी कि जनांकिकी के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के वितरण कितना है, या इस जनसंख्या का स्वरूप कितना है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इस वितरण में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि जनसंख्या के स्वरूप में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों का क्या कारण है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि थॉमसन और लेविस ने इन्होंने जनांकिकी के अध्ययन को और भी व्यापक बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या के अध्ययन के अंतर्गत जनसंख्या के आकार, संरचना और इसके वितरण पक्षों के साथ साथ इन पक्षों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उन कारकों के बारे में भी उन्होंने जानने का प्रयास किया है। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोफेसर डोनाल्ड बग इन्होंने क्या कहा है। तो डोनाल्ड बग ने उन्होंने जो जनांकिकी की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है कि जनांकिकी 5 प्रकार की जनांकिकीय प्रक्रियाओं, प्रजननशीलता जिसके अंतर्गत है प्रजननशीलता, मृत्युक्रम, विवाह, प्रवास तथा सामाजिक स्तर में परिवर्तन। सामाजिक स्तर में परिवर्तन यानी कि सामाजिक दशा में परिवर्तन का परिमाणात्मक अध्ययन है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर बोग का मत है कि किसी भी जनसंख्या समूह में ये 5 प्रक्रियाएं जो है वो सदैव विद्यमान रहती है तथा उस समूह की जनसंख्या के आकार, संरचना तथा वितरण को प्रभावित एवं निर्धारित करती रहती है। तो ये उन्होंने कहा है। तो प्रोफेसर बोग ने कहा है कि जनांकिकी के अंतर्गत जो इसके प्रमुख 3 पक्ष हैं, यानी कि जनसंख्या के आकार, इसका संरचना और इसका महत्व, इसका वितरण, इसको तो वो महत्व देते ही हैं, इसके साथ साथ वो किसी विशिष्ट स्थान में, किसी विशेष समय में जनसंख्या की एक विशेष स्थिति पाई जाती है और ये जो विशेष स्थिति है वो हमेशा स्थिर नहीं रहती है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसके बारे में वो बताते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर बोग का कहना है कि जिस भी तरह के परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों का अध्ययन और विश्लेषण जरूरी रूप से करना चाहिए, वो आवश्यक है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रोफेसर बोग ने जो परिभाषा दी है उसको उन्होंने और थोड़ा सा विस्तृत करने का प्रयास किया है। तो ये सारी जो थी ये व्यापक दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं थी। तो व्यापक दृष्टिकोण वाली जो परिभाषाएं हैं ये जनांकिकी के व्यापक पक्ष की ओर प्रकाश डालती है। इन परिभाषाओं के अतिरिक्त भी जनांकिकी से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसा हम लोग बर्कले की परिभाषा यहाँ देख सकते हैं, जो जनसंख्या के आंकिक चित्रण को कभी कभी जनांकिकी के रूप में जाना जाता है और इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के समंक निरूपित किए जाते हैं। निरूपित कर
इन व्यक्तियों का समग्र दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। तो जनांकिकी का संबंध समूह व्यवहार से होता है, न कि किसी के व्यक्तिगत व्यवहार से। तो बर्कले का कहना है कि जनांकिकी का जब भी अध्ययन करते हैं तो वो कोई व्यक्तिगत स्तर से नहीं किया जा सकता है। जनांकिकी का अध्ययन जो है वो सामूहिक स्तर से ही किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि स्पेंगलर और डंकन क्या कहते हैं। उनका कहना है कि दूसरे सभी विषयों की भांति जनांकिकी के अंतर्गत भी जनसंख्या तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। और इन तत्वों के अंतर्गत समुदाय का आकार, जन्म, विवाह, मृत्यु दरें, आयु संरचना तथा प्रवास, इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को सम्मिलित कर इसका अध्ययन जो है वो जनांकिकी के अंतर्गत करना चाहिए। ये स्पेगलर एवं डंकन का कहना है। अब हम लोग देखते हैं कि B.T. टुर्लेनिस ये क्या कहते हैं। ये रूस के एक प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री हैं। इनका कहना है कि जनांकिकी वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसंख्या की संरचना, वितरण, आवागमन एवं गतिशीलता जो सामाजिक, आर्थिक, जैविक तथा भौगोलिक कारणों तथा दशाओं का परिणाम है से संबंधित उन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जो अवधारणाओं एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। जनांकिकी जनसंख्या के सिद्धांतों एवं जनसंख्या की नीतियों का विकास करती है तथा देश, नगरों, कस्बों, क्षेत्रों तथा संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों पर विचार करती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यूरेनिस ने जनांकिकी को एक सामाजिक विज्ञान माना है और इसके अंतर्गत जनसंख्या की आकार, संरचना, वितरण, आवागमन, गतिशीलता, इन सारी बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। और इसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित जो भी सिद्धांत बनते हैं या जो भी नीतियों का निर्माण किया जाता है इनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ भविष्य में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों का भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होने वाली है। तो इस तरह यूरेनिस ने जनांकिकी की परिभाषा में बहुत विस्तार से कहा है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं कि पेट्रोव का क्या कहना है। विक्टर पेट्रोव वो कहते हैं कि जनांकिकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या की संरचना तथा आवागमन का अध्ययन करता है। तो जनसंख्या की संरचना के बारे में भी ये अध्ययन करता है और उसके आवागमन के बारे में भी ये बताता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जनांकिकी से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी इनका अध्ययन हम लोगों ने संकुचित दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं के अंतर्गत किया, फिर व्यापक दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं के अंतर्गत किया। इसके अंतर्गत इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जनसंख्या शास्त्रियों ने या जनांकिकीविदों ने क्या कहा उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो इन सारी परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जनांकिकी के अंतर्गत जनसंख्या के जो समस्त निर्धारक तत्व तथा उनके परिमाणों का अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में हम लोग ये कह सकते हैं कि जनांकिकी में जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा जैविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है।
तो इस प्रकार हम लोग जनांकिकी से संबंधित एक उपयुक्त परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। इस तरह आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जनांकिकी के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा किया है। अगले वीडियो में हम लोग जनांकिकी के अध्ययन के क्षेत्र एवं विषय सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।